Okay, let us recall one or two things. First of all, you all know what is an element, right? सबको मालूम है, ठीक है ना? Okay. So if I write like this, is this an element? Ranveer, is this an element? It is not an element. And is this an element? Yes. This is an element. What about this? Is this a compound? Compound कैसे बनता है? Compound is formed when two or more elements combine. इसमें two or more elements तो combine नहीं कर रहे. So this is element. ठीक है? This is oxygen in the molecular form. This is oxygen in the atomic form. Hard to obtain. Sometimes created temporarily in chemical reactions. कई बार बनता है. उसको nascent oxygen बोलते हैं. ठीक है? And this is also oxygen in molecular form. This is another form of molecule, another form of oxygen, sometimes called as an allotrope of oxygen. So allotropes of one element are different forms of that element which have slightly different physical properties, not chemical but different physical properties. Understood? तो वो allotrope होता है, ठीक है? तो जैसे उनकी कंडक्शन, कलर, है ना, इन चीज़ों में फ़र्क हो सकता है, ठीक है? और भी कई चीज़ें उनकी बनावट में, शेप, साइज़, हार्डनेस, डेंसिटी, इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है. तो एलोट्रोप्स के बारे में तो फिर किसी दिन पढ़ेंगे. बट ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन की इस फॉर्म को हम ओजोन बोलते हैं, O3 को, ठीक है? चलो, एनीवे, ये तो आपको पता चल गया एलिमेंट क्या है. तो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करने का कम टाइम है क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, आप लोग यहाँ पे आए हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है. So what is a compound? A compound is formed when two or more elements combine with one another by a chemical reaction. समझ में आ रहा है ना आपको? तो जैसे अगर आपके 9th में एक्टिविटी दी है कि आपने आयरन लिया और आपने सल्फर लिया और एक फ्लैट प्लेट के ऊपर दोनों को मिक्स कर दिया, तो उसमें कोई कंपाउंड नहीं बनता. आयरन एंड सल्फर डोंट कंबाइन केमिकली. आपने एक प्लेट के ऊपर इनको स्पून से मिक्स कर दिया या मिक्सर से ऐसे ऐसे मिक्स कर दिया, हाथ उंगली से मिक्स कर दिया, ये तो आपको नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है? तो a mixture of iron and sulfur is formed in which you can see yellow colored sulfur powder and you can see silvery gray iron powder और iron filings, ठीक है? तो कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, उसको तो मिक्सर बोलते हैं. तो जब, हाँ, आपने पढ़ा कि अगर मैं इन दोनों को हीट करता हूँ then a black colored mass is formed which you call as iron sulfide, ठीक है? This black colored mass is formed which is called as iron sulfide. So basically mole concept की understanding goes hand in hand with some of the other things. हमने आपको शुरू से बताया कि compounds की जब हम बात करते हैं, one way which is very good in understanding the compounds is that there are two types of compounds: ionic compounds and molecular compounds. Molecular compounds are also called as covalent compounds. हम इस चीज़ के ऊपर शुरू से स्ट्रेस कर रहे हैं. Even in the first chapter I showed you the very first day when we start chemistry, because we start chemistry in 9th first, even before maths. तो हम बच्चों को सबसे पहले जब वो एक्टिविटी कराते हैं ना जिसमें हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं, तो सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड होता क्या है. अगर आप एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट के अंदर घुस के देखोगे तो व्हाट विल यू सी? तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड हैज़? वी हैव सीन दिस. सोडियम क्लोराइड हैज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर. अगर हम सोडियम क्लोराइड के अंदर घुस के देख सकें, एक नमक के दाने के अंदर हम छोटे से होकर अंदर घुस जाएं, ठीक है, तो हमको दिखेगा एक केज लाइक स्ट्रक्चर है. उस केज लाइक स्ट्रक्चर में एक सोडियम आयन है, थोड़ी दूरी पे क्लोराइड आयन है, थोड़ी और दूरी पे क्लोराइड आयन है, और इस सोडियम क्लोराइड आयन के पास 6 इमीडिएट नेबरहुड में क्लोराइड आयन है. ये पढ़ाया था मैंने आपको. तो अब उसमें तो नहीं जा सकते हम, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयन्स पहले से प्रेजेंट होते हैं. आयन्स आर प्रेजेंट बिफोर हैंड. जैसे सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, उसमें आयन्स पहले से हैं. सोडियम आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है. अंडरस्टूड? और भी बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं सोडियम क्लोराइड के अलावा. हम लिख सकते हैं काफ़ी सारे आयन्स के नाम, आयनिक कंपाउंड्स के नाम. एंड ऐसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में देयर आर नो आयन्स. फॉर एग्जांपल कंसिडर दिस. आर देयर एनी आयन्स इन दिस? यस, दिस इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड. सो हाउ डू वी नो? एक निशानी आयनिक कंपाउंड की क्या होती है जो मैं आपको अपनी क्लासेस में पहले भी बताया. वन ऑफ द ईजी वे टू आइडेंटिफाई एन आयनिक कंपाउंड इज, एनीवन, दैट इफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड between a metal and a non-metal, then it is going to be an ionic compound. अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड बना है तो वो आयनिक कंपाउंड होगा. मतलब उसमें आयन्स पहले से प्रेजेंट होंगे और उसका भी कोई केज लाइक स्ट्रक्चर जैसा होगा जिसको हम लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं.
cage like structure, lattice structure, crystalline, they are all the same thing. Similarly molecular compounds are that in which ions are not present. ठीक है, तो जैसे अगर हम बोलते हैं H2O, इसमें कोई आयंस नहीं होते. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन कंपाउंड, इसमें भी कोई आयंस नहीं होते. ठीक है, और उसके अलावा आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हो. ठीक है, अब ऐसे लिखने से नहीं पता चलेगा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है. ठीक है, चलो मैं यहाँ पर डाइल्यूट लिख देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा. ठीक है, तो बट अब देखो ना, अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बोलना ज़्यादा बेटर है. अब हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल को पानी में डाल देते हैं तो मिक्सचर बन जाएगा इसका पानी के साथ. सो व्हेन यू पुट इट इन वाटर, देन व्हाट हैपेंस, देन दिस मॉलिक्यूल यू कैन से इट ब्रेक्स अप, इसका मॉलिक्यूल ब्रेकअप हो जाता है. तो आपको मैंने सबसे पहले क्या पिक्चर बताई थी, बताओ, H2O के बारे में. मैंने आपको बताया था कि H2O के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है, 2 हाइड्रोजन एटम्स, दे आर स्टक टू 1 ऑक्सीजन एटम. सो यू कैन से ऑक्सीजन एटम इज अ मैग्नेट एंड हाइड्रोजन एटम आर लाइक 2 टाइनी मैग्नेट्स एंड दे आर स्टक विद वन अनदर. बट मैग्नेट्स तो जो आप लोग यूज़ करते हो वो तो बड़े आराम से आप हाथ से अलग कर सकते हो. इनको ऐसे अलग करना इतना ईजी नहीं है, बिकॉज दे आर स्टक रियली स्ट्रांगली. ठीक है, एंड व्हेन दे आर स्टक स्ट्रांगली, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि ये पूरी की पूरी चीज़ एक साथ इधर से उधर चल सकती है. It can act independently, like your whole car goes from one place to the other. So it is one unit. Although car has a tire which is different, it can be removed, it can be changed. Okay, it has a steering which is a different part, but it acts like a unit and it goes. So similarly, a molecule is something which is one molecule is independent of other. There can be some attractive forces between the molecules. Water का एक molecule water के दूसरे molecule को थोड़ा बहुत attract करता है. ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये मॉलिक्यूल है वाटर का. ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड का भी मॉलिक्यूल होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड का भी मॉलिक्यूल होता है. जब आप इसके मॉलिक्यूल को पानी के अंदर डाल देते हो तो इसके मॉलिक्यूल में से आयंस निकलते हैं, मतलब H+ आयंस एंड Cl- आयंस आर फॉर्म्ड. बट दैट डज नॉट मीन कि इसके अंदर ये आयंस पहले से होते हैं. सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी में डालते हैं तो उससे ये आयंस बनते हैं, लेकिन इसके अंदर ये आयंस पहले से होते हैं. That is why this is an ionic compound and this is a molecular compound. Now why I am telling you about ionic and molecular compound, because otherwise you will not be able to study mole concept from me at all, because I will never use the term molecular compound for molecular mass for this. What is the molecular mass of NaCl? That is not a good correct term at all. We cannot use the term molecular mass for NaCl. We have to use the term formula unit mass. ठीक है, हाँ, we can use the term molecular mass for carbon dioxide, we can use the term molecular mass for this, we can use the term molecular mass for hydrogen chloride also. Are you getting it? ठीक है, because molecular mass इनका molecule ही नहीं होता. NaCl has no molecules, ionic compound है. अब ionic compound में molecules क्यों नहीं होते, मैं आपको पहले बता चुका हूँ. तो you have to understand that sodium chloride का एक crystal structure है और उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल नहीं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो, एक सोडियम आयन है, उसके थोड़ी दूर एक क्लोराइड आयन है और उसके थोड़ी दूर एक और क्लोराइड आयन है. अब इसका कौन सा क्लोराइड है, ये वाला या ये वाला? एक्चुअली इस सोडियम को ये 6 क्लोराइड आयंस उससे थोड़ा थोड़ा जुड़े होते हैं, 1/6. तो 1/6 इसका मिलता है लॉजिकली स्पीकिंग 1/6 इसका मिलता है, लॉजिकली स्पीकिंग 1/6 उसका मिलता है. तो 1/6 6 का मिलता है, तो इसको एक क्लोराइड आयन कंप्लीट मिलता है. तो बेसिकली व्हेन यू राइट सोडियम क्लोराइड लाइक दिस, यू ओनली कम टू नो अबाउट के सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल लैटिस में, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सोडियम आयंस टू क्लोराइड आयंस, 1:1. इफ आई राइट लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड. इसके अंदर कैल्शियम आयंस और क्लोराइड आयंस की जो रेशियो है वो 1:2 है. फॉर एवरी 1 कैल्शियम देयर आर 2 क्लोराइड आयंस. तो एक कैल्शियम के रेशियो में क्लोराइड आयंस की संख्या मतलब डबल आएगी. क्लोराइड आयंस इज डबल द नंबर ऑफ कैल्शियम आयन इन अ गिवन सैंपल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. अगर मैंने आपको 1 चम्मच कैल्शियम क्लोराइड दे दिया तो उस 1 चम्मच कैल्शियम क्लोराइड में अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही देखो उसमें कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन है. इफ इट इज एब्सोल्युटली प्योर, इट इज नथिंग एल्स, नो थर्ड थिंग इन दिस, कैल्शियम आयंस क्लोराइड आयंस, यानी कि कैल्शियम एलिमेंट और क्लोराइड एलिमेंट. अब उसमें कैल्शियम के जो आयंस हैं वो अगर x हैं तो क्लोराइड आयंस 2x आएंगे, क्योंकि उनकी रेशियो कितनी है, 1:2. So when you talk about ionic compounds, you have to understand that this just gives you the formula, or this just gives you the ratio of the ions present in it. It does not tell you that this is a molecule of calcium chloride. इसमें when you look at this tells you what is the ratio of atoms in water. हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं. अगर मैंने आपको 1 गिलास पानी दिया, उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं?
मान लो x, तो ऑक्सीजन एटम्स कितने आएंगे, उसका हाफ x/2, बिकॉज हर एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, द रेशियो ऑफ, तो आप कहोगे दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके अंदर हम लेकिन इसके अंदर ये और भी कुछ बता रहा है, दिस इज गिविंग यू द रेशियो ऑफ H and O एटम्स, बट इट इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। इसमें देर आर नो मॉलिक्यूल्स, इसमें देर आर नो मॉलिक्यूल्स, सो देर आर नो रियल मॉलिक्यूल्स इन आयनिक कंपाउंड्स। So that is why when we talk about ionic compounds, we have to use another term. ठीक है, we call this as NaCl is called as the formula of NaCl, या फिर हम इसको बोलते हैं formula unit of NaCl. ठीक है, and H2O is called as, okay, it can be called as molecule of H2O. इसमें हम इसको formula unit बोल सकते हैं NaCl का। तो अब देखो, अब जो हम करते आए हैं, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर स्टक विद वन अनदर, तो वी कैन कंप्यूट इट्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मीन्स मॉलिक्यूल का मास, नहीं, और ये आपको मालूम है कि 1 एटम का मास, ठीक है, 1 एटम ऑफ O इट वेज 16U, so 1 molecule of O2 weighs 32U, understood, and you can go on, ठीक है, 1 molecule of O3 weighs 16 3s are 48U, ये तो easy है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि 1 molecule of HCl how much does it weigh, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, सबको याद होगा, H का 1 होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कहेंगे या एटॉमिक मास कहेंगे, और सॉरी फार्मूला यूनिट मास कहेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास इतना आ जाएगा, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल ही नहीं है। हाँ, इसके फार्मूला यूनिट का मास निकाल सकते हैं, तो फार्मूला यूनिट का मास, सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम के एक एटम का मास, और उसके आयन का भी लगभग उतना ही मास होगा, वो 23U है, और क्लोरीन का इतना है, तो 58.5U है ना, 58.5U इज दी formula unit mass of 58 formula unit mass of NaCl, समझ में। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के हम मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके हम फार्मूला यूनिट मास निकालते हैं, कि इसकी फार्मूला यूनिट का इतना मास है, मॉलिक्यूलर मास यूज़ नहीं करना। और भी इसके बेनिफिट हैं मॉलिक्यूलर आयनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि बेटा देखो कि जो आयनिक कंपाउंड है वो कब बनता है। एक्चुअली मैंने आपको ये नहीं बताया कि आयनिक कंपाउंड कब बनता है, मैंने आपको ये बताया क्योंकि जो आप स्टेटमेंट और उसके कन्वर्स को कंफ्यूज नहीं करना। मैंने आपको कहा था कि अगर एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, मैंने आपको कहा था अगर एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। मैंने आपको ये नहीं कहा कि एक आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बनता है, ये तो नहीं कहा मैंने। ऊपर वाली स्टेटमेंट अगर कुछ है तो नीचे वाली तो उसका कन्वर्स है ना। सो एन आयनिक कंपाउंड कैन बी फॉर्म्ड इन अदर वेज ऑल्सो। वन वे ऑफ फॉर्मिंग एन आयनिक कंपाउंड इज कि एक मेटल नॉन मेटल से जुड़ जाए। जैसे सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन से हुआ, ये मेटल है ये नॉन मेटल है तो आयनिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब आप एक और चीज़ बोल सकते हो कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये NaCl है, NaCl2 नहीं है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि Na2Cl नहीं है या NaCl3 नहीं है, जैसे कैल्शियम का CaCl2 आया था, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये भी बहुत ही ईजी होता है, लेकिन इसके लिए आपको मैंने एक लिस्ट दी थी, सबको दी थी एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स की लिस्ट, सबके पास होगी, ठीक है। वो लिस्ट आपको याद करनी है, ठीक है। तो उस लिस्ट में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने आपको देखो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड। यू नीड टू हैव पीरियोडिक टेबल, फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल यू नीड टू नो विच आर मेटल्स विच आर नॉन मेटल्स एंड विच आर सेमीकंडक्टर्स, जो मैंने आपको बताया था ये पहले पता होना चाहिए। फिर ये जो रेडिकल्स की लिस्ट है उसको हमें देखना है, सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। तो रेडिकल्स की लिस्ट जो आपको दी है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें आपको ये बताया है कि सोडियम कौन सा आयन बनाएगा, ये क्लोराइड कैल्शियम कौन सा आयन बनाएगा, ये कैल्शियम आयन बनाएगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ Ca2+ का मीनिंग क्या होता है, वो आपको याद होना चाहिए कि जब कैल्शियम का एक न्यूट्रल एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है
तो कैल्शियम का 2+ आयन बनता है, याद है आपको। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसे निकालना है, 2 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ये याद है आप लोगों को, ठीक है। सो ऑल दिस वी हैव डन। सिमिलरली वी कैन हैव अदर आयन्स ऑल्सो, लाइक यू कैन हैव लेट्स से हम ये ले लेते हैं Al3+ आयन, ठीक है, 3+ आयन। इसके ऊपर हम रफली ये बोलते हैं कि इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपको मैंने बताया था कि बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो दे यूजुअली फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स इफ दे फॉर्म आयंस देन दे विल फॉर्म नेगेटिव आयंस। लाइक फॉर एग्जांपल chlorine will form a negative ion, nitrogen will form this negative ion, oxygen will form this negative ion, sulfur will form this negative ion। और इन सब के लास्ट में मैंने आपको बताया था आइड लगता है, याद है आपको, सल्फाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, क्लोराइड। और ये सब नेगेटिव आयंस को हम, मैंने आपको बताया था, या तो एनायंस बोलते हैं या एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था। तो बट इट डज नॉट मीन दीज आर दी ओनली काइंड्स ऑफ आयंस। आपकी बुक में कौन से दूसरे टाइप के आयंस दिए हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस दिए हैं कि नहीं, पॉलीएटॉमिक आयंस, लाइक फॉर एग्जांपल CO3 कार्बोनेट आयन, ठीक है, या फिर NH4+ विच इज अमोनियम आयन, या फिर CH3COO- विच इज कॉल्ड एज एसीटेट आयन। तो ये आयंस को आपको याद रखना पड़ेगा। रीजन, अगर आपको ये बताना है कि सोडियम और क्लोरीन मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन हुआ तो आयनिक कंपाउंड तो बन रहा है, लेकिन जो चीज़ बनेगी उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो ये आयंस को याद रखना पड़ेगा। वाई, अभी बता रहा हूँ। देखो, आयंस को इसलिए याद रखना है बिकॉज जो फॉर्मूला यूनिट बनेगी, जब भी आयनिक कंपाउंड बनेगा और फॉर्मूला यूनिट बनेगी, द फॉर्मूला यूनिट शुड ऑलवेज बी न्यूट्रल। ये लॉ है, फॉर्मूला यूनिट का न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड है, अब इसके अंदर चार्ज है +1, इसके अंदर चार्ज है -1, तो +1 और -1 को हम ऐड करते हैं तो न्यूट्रल आ रहा है। अब ऐसे ही CaCl2 को देखो, इसके ऊपर चार्ज है 2+, Cl के ऊपर चार्ज है 1-। तो अगर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को ऐड करना है तो मुझे क्लोरीन के कितने लेने पड़ेंगे, मान लो X, तो कैल्शियम के ऊपर 2+ और क्लोरीन के मुझे X लेने पड़ेंगे, तो X कितना आएगा 2, -2 उधर जाके हो जाएगा और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो X की वैल्यू 2। मतलब मैं 2 क्लोरीन लूँगा तो इसको फॉर्मूला यूनिट को न्यूट्रल करना पड़ेगा हमेशा। जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन हुआ, जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन हुआ तो क्या बना, आयनिक कंपाउंड। और जब आयनिक कंपाउंड बना तो आयनिक कंपाउंड की जो फॉर्मूला यूनिट है उसमें इसके X आएंगे, इसके Y, लेकिन कितने आएंगे X और Y, ताकि जो फॉर्मूला यूनिट है वो न्यूट्रल हो जाए। ये रूल है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नहीं। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होना है, और ये रिएक्शन सामान्यतः बहुत इजीली आपके घरों में भी होता रहता है, बिकॉज अगर एल्युमिनियम की बनी हुई कोई भी आइटम आपके हाउस में है तो जो उसके सरफेस के ऊपर एल्युमिनियम है वो एटमॉस्फेरिक एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके Al2O3 की एक लेयर उस आइटम के ऊपर क्रिएट कर देता है। और ये जो लेयर है ये काफ़ी स्टेबल होती है। स्टेबल होने का मतलब क्या है, केमिकली स्टेबल होती है, मतलब इसके ऊपर दूसरे चीज़ों का रिएक्शन कम होता है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे ये फ़र्क पड़ता है कि अगर एल्युमिनियम का कोई आर्टिकल है, मान लो एक प्लेट है आपके घर में एल्युमिनियम की, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऊपर एक इसकी परत बना देगी, इसकी लेयर, और नीचे जो एल्युमिनियम है इसकी जो ऊपर परत बन गई, फिर वो ऑक्सीजन को और अंदर नहीं घुसने देगी, क्योंकि स्टेबल लेयर है, ऑक्सीजन के अंदर और नहीं घुसने देगी, और फिर बाकी का एल्युमिनियम स्टेबल रहेगा। चलो इसको तो हम बाद में भी सीख सकते हैं, लेकिन तो अब आप मुझे यहाँ बताओ कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, और ये आयनिक कंपाउंड बनेगा यहाँ पे। तो इसके अंदर इसके कितने लेने हैं, इसके कितने लेने हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता है कि एल्युमिनियम जो आयन बनाएगा वो ये बनाएगा, और मुझे ये पता है कि ऑक्सीजन ये आयन बनाएगा वो ये वाला आयन बनाएगा, यहाँ मैंने लिखा था ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन का मुझे पता है वो ये वाला आयन बनाता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि दूसरा आयन क्यों नहीं बनाता, उसके भी आंसर्स हैं, पर पहले आप याद कर लो कि ऑक्सीजन ये आयन बनाता है, एल्युमिनियम ये आयन बनाता है। तो अब अगर मैं इसकी फॉर्मूला यूनिट को न्यूट्रल करना चाहता हूँ तो मैं इसके कितने लूँगा, मैं अगर इसके 2 ले लूँ तो इसके कितने लूँगा, इसके 3 लेने पड़ेंगे, तभी फॉर्मूला यूनिट न्यूट्रल आएगी। समझ में आपको? तो दैट इज़ वाई द फॉर्मूला इज Al2O3, बिकॉज मैंने ऑक्सीजन के एल्युमिनियम के मैंने 2 लिए, तो 2 × 3 प्लस कितना हो गया, +6 का चार्ज, और मैंने इसके 3 लिए तो 3 × 2 माइनस का कितना हो गया, -6, और टोटल कितना आया चार्ज, फॉर्मूला यूनिट न्यूट्रल हो गई।
तो दिस एक्सप्लेन्स कि इन फॉर्मूले को याद नहीं करना है हमें कभी भी. वी डोंट हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूले. देयर इज अ लिस्ट ऑफ अराउंड 100 आयंस विच वी हैव टू मेमोराइज. दैट इज द ट्रिक. अगर आपने ये ट्रिक 9th में याद कर ली तो आपको 10th में हेल्प कर देगी. अब जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका क्या नाम है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो फिर इसका क्या नाम है, ये आसान है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. फिर इसका क्या नाम है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये भी आसान है. फिर इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ठीक है. तो मतलब कहने का क्या कोई नाम रखने का तरीका होता है? एनी साइंटिफिक वे टू नेम देम? यस, देयर इज अ नेम way to scientific way to name them. In fact, that is what I wanted to teach, but then there was less time today. So we have to start with the periodic table, then go to scientific way of naming the compounds. But scientific way of naming the compounds can only be understood once you understand that there are two kinds of compounds, ionic compounds and molecular compounds. Then you can understand what is the scientific way of naming the compounds. For example, इसका नाम क्या होता है, ठीक है. जब एक नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है और वो आयनिक कंपाउंड नहीं है तो हमें इस प्रकार नाम रखने पड़ते हैं. 2 के साथ डाई, 5 के साथ पेंटा, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है. अब देखो कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं है इसका नाम, कैल्शियम डाइक्लोराइड क्यों नहीं है? बिकॉज कितने क्लोराइड आयंस हैं, ये चीज़ डाई ट्राई पे डिपेंड नहीं करता. अगर कैल्शियम का चार्ज +2 है तो क्लोराइड का चार्ज -1 है, तो हमें क्लोराइड के कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने ही पड़ेंगे ना. तो इसका नाम सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड रखा है क्योंकि डाई ट्राई लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी फार्मूला यूनिट को तो न्यूट्रल करना है. तो हमें उतने कैल्शियम आयंस लेने पड़ेंगे जितना इसकी फार्मूला यूनिट को न्यूट्रल करने के लिए लगाना है. तो सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड नाम रख दें तो दैट इज सफिशिएंट. आर यू गेटिंग इट? वी डोंट नीड टू राइट. अब ऐसे ही है डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड नहीं रखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका नाम है. रीज़न, क्योंकि हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड रखने से साफ पता चल रहा है कि कितने एल्यूमिनियम के लेने हैं, कितने ऑक्सीजन के लेने हैं. एल्यूमिनियम के 2 लेने हैं, ऑक्सीजन के 3 लेने हैं, तभी ये फार्मूला यूनिट न्यूट्रल आएगी. समझ में आपको? तो मतलब जब आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो डाई ट्राई नहीं लगेंगे कभी भी, ठीक है. जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आएंगे, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड होगा, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, अंडरस्टैंड वेयर आर द मेटल्स, वेयर आर द नॉन मेटल्स. After you do that, then you get this list of ions, understand and cram which are the ions, वो कौन से ions हैं. उसके बाद आयनिक कंपाउंड में डाई ट्राई नहीं लगता है, बस फॉर्मूला यूनिट को न्यूट्रल करना है. और जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उनके नाम ऐसे रखे जाएंगे, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, समझ में आपको, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. बाकी इतना मुश्किल नहीं है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं. अब जैसे मैं आपको ऐसी हर तरीके के केमिकल कंपाउंड्स के नाम रखने के प्रोसीजर्स हैं. जैसे अभी तो आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन एसिड्स और बेसिस के बारे में आप पढ़ोगे, उनके नाम भी आपको रखने पड़ेंगे. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. दिस इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, ये आयन है, ये भी आयन है. तो इनके द्वारा जो बना हुआ कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड आएगा या मॉलिक्यूलर कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड आएगा. तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg और OH के बीच में जो कंपाउंड आएगा, क्योंकि जब तक मैं इसके 2 नहीं लूँगा तो इनका, इसके 2 प्लस है तो पॉजिटिव के कितने हैं? 2, और नेगेटिव का कितना लें? 2 लेने पड़ेंगे ना, तभी तो न्यूट्रल आएगा. तो इसके 2 लो, ये फॉर्मूला है. और अगर मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना है तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, इसका भी एक लेना, उसका भी एक लेना. कई सारे लोग बोलते हैं सर इसका 2 ले सकते हैं, ले सकते हैं, पर हम हमेशा सिंपलेस्ट रेशो देते हैं, क्योंकि जब इसकी लैटिस बनेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की केज लाइक स्ट्रक्चर, उसमें द रेशो ऑफ सोडियम टू रेशो ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज गोइंग टू बी 1:1. आर यू गेटिंग इट? द रेशो ऑफ सोडियम टू हाइड्रोक्साइड आयन इज गोइंग टू बी 1:1. इसकी जब लैटिस बनेगी उसके अंदर मैग्नीशियम के जो आयंस की रेशो, हाइड्रोक्साइड आयन खुद एक अलग यूनिट है, वो चलती फिरती कार की तरह से, मतलब इट इज़ वेरी रिएक्टिव, but it acts like a single unit. That is what you call as a radical, which acts like something as a whole during a chemical reaction. पूरा एक चीज़ बन के कहीं जुड़ती है. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके अलग अलग नहीं है, चिपके में. It acts like a single thing. Are you getting it? In a chemical reaction. So that is what is a radical. तो ये ट्रिक है. अब इसका नाम हम मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड नहीं रखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. समझे आपको? रीज़न,
क्योंकि हमें पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में OH कितने आएंगे और Mg कितने आएंगे, तो डाई ट्राई लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कुछ?